नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में मैं फिर एक बार आप सब अध्ययन करने वाले मित्रों को बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में देखेंगे। बहुत ही विस्तार से कम समय में ज्यादा नॉलेज आप लोग को देने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सीधा नो बकवास डायरेक्ट देखेंगे। आज का टॉपिक जो है वो पनामा नहर के ऊपर में और स्वेज नहर के ऊपर। अब ध्यान समझेंगे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो नहर की बात कर ले, जिस नहर का नाम है पनामा, याद रखना है वो नहर पनामा नहर। तो पनामा नहर की बात कर ले तो ये पनामा देश के कब्जे में है। कौन से देश के कब्जे में है? पनामा देश के कब्जे में। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन नहर किस महासागर को किस महासागर से जोड़ती है। तो इसी के ऊपर में देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और इधर में जो सागर है जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर। याद रखेंगे कौन से महासागर? प्रशांत महासागर। नाम सुने होंगे, गहरा महासागर। अब ध्यान से समझेंगे, हो जाता थोड़ा सा आवाज आएगा तो आप उसको कर लीजिएगा मैनेज। ये प्रशांत महासागर है, और इधर की अगर बात करें तो ये आपका है अटलांटिक महासागर। याद रखिए कौन महासागर? अटलांटिक महासागर। तो एक ये इस तरफ देखिए तो प्रशांत महासागर, और इस तरफ देखिए तो अटलांटिक महासागर। थोड़ी सा हमने लिख लिया, पहले इसको लिख लेते हैं। अब चलिए पहले समझ लेंगे इसको। ये प्रशांत महासागर जो आप देख पा रहे हैं, इधर में अटलांटिक महासागर। तो होता क्या था कि ये जो उत्तरी अमेरिका के जो इधर वाला हिस्सा है, तो ऊपर में इधर वाला हिस्सा जो इधर वाला पोर्शन होगा अमेरिका का, तो वो पश्चिमी वाला भाग होगा, पश्चिमी अमेरिका का, और इधर वाला जो भाग होगा वो पूर्वी अमेरिका। तो अगर अमेरिका को अगर इधर वाले हिस्सा से व्यापार करना होता था, चाहे इधर के हिस्सा से व्यापार करना होता था, तो होता क्या था कि इधर से ऐसे 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 घूम करके आना पड़ता, जिससे दूरी काफी अधिक हो जाती थी। बात को फोकस देंगे कि ये अगर हम लोग बात करें अमेरिका के उत्तर पश्चिमी वाले भागों में, तो उत्तर अगर पश्चिमी इधर पूर्व और इधर पश्चिम, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये जो इस तरह से होगा, इधर में आपका हो जाएगा आपका दाहिनी और जो नक्शा में ऐसे बोलेंगे तो दाहिनी और आपका भागेगा पूर्व, और इधर में अगर बात करेंगे तो पश्चिम। तो देखिए उत्तर पूर्वी वाले इलाका जो था इस अमेरिका का, तो इधर की अगर बात कर ले तो इधर से व्यापार करने के लिए, यानी दक्षिण के पश्चिमी से व्यापार करने के लिए इतना घूम करके आना पड़ता था। तो देखा क्या गया कि अमेरिका के जो मध्य में, जब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो आपको, तो यहाँ एक देश है जिसका नाम है पनामा। याद रखेंगे, ये ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और मध्य अमेरिका में एक देश आते थे जिस देश का नाम था पनामा देश। अब यहाँ पनामा की बात अगर हम कर ले तो कहते हैं कि एक पनामा की अगर इधर बात कर ले तो इधर में एक सागर महासागर जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर, और इधर में एक महासागर जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। अब दोनों के बीच के गैपिंग नहीं है, ये दोनों के बीच में लैंड मास है, लैंड मास है। अब हुआ क्या कि इसमें ऐसा प्रयत्न किया गया भाई कि क्यों ना इधर से इधर को जोड़ दे। तो इधर से इधर को एक बीच से एक लैंडमास को हटा कर करके और एक नहर का निर्माण किया गया, एक कैनल का निर्माण किया गया, और इस कैनल के बाद से कहते हैं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। तो ये मानव निर्मित है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि जो पनामा नहर है वो मानव निर्मित नहर आता है। याद रखें किसमें आएंगे? मानव निर्मित नहर में आएंगे। तो पनामा नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है, तो याद रखना है आपको कि पनामा जो नहर होता है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से किसको जोड़ने का कार्य करती है? प्रशांत महासागर से। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि अगर उत्तर पूर्वी की बात कर ले तो उत्तर पूर्वी में अमेरिका से जो यहाँ दक्षिण पश्चिमी से जो व्यापार होते थे, इस व्यापार में जो दूरियां और ज्यादा जो समय लगते थे, तो खर्च भी ज्यादा हो जाते थे, दूरियां भी ज्यादा लगती थी, समय भी ज्यादा बर्बाद होते थे। तो इन सभी में कहते हैं कि इस नहर के बाद से बहुत आसान, बहुत सुगम, सरल हो गया व्यापार करना, और व्यापार में काफी प्रोत्साहन देखने को मिला। अब ध्यान सुनेंगे, इस नहर की अगर बात कर ले जिसको हम लोग पनामा नहर कहते हैं, तो पनामा नहर की कुल लंबाई जो लैंड मास यहां से यहां तक जो जोड़ने का काम किया गया प्रशांत को अटलांटिक से, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। अगर बात कर ले इस नहर में, ये जो इस तरह से कैनल है, तो इधर में प्रशांत महासागर और इधर में आपका अटलांटिक महासागर, और
समझेंगे ये बीच में जो ये लंबा कैनल गया है, इसकी कुल लंबाई की अगर बात कर ले तो ये 82 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी हम लोग चौड़ाई की बात कर ले, यहां से ध्यान से समझेंगे, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं तो ये चौड़ाई की बात कर ले तो ये 90 मीटर चौड़ा है। अगर गहराई की बात कर ले कि ये जो सागर है, ये जो कैनल है, ये नीचे में कितना गहरा है, तो ये 12 मीटर गहरा है। इस कैनल की, इस नहर की गहराई क्या है, 12 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर इस पनामा अगर नहर की बात कर ले तो पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस नहर की कुल चौड़ाई की बात कर ले तो 90 मीटर। इस नहर की कुल गहराई की बात कर ले तो 12 मीटर। किससे किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, इसमें कहते हैं कि हुआ क्या कि ये दोनों के तरफ जो समुद्री वाली भाग है और बीच में जो लैंडमास देख रहे हैं, तो ये लैंडमास के अगर बारे में बात करें तो ये जो स्थल था ये समुद्र स्थल से अधिक ऊंचे पर थे। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या है कि दोनों पट्टी का जो जल है वो नीचे पड़ जाते थे और ये लैंडमास ऊपर में पड़ जाते हैं। तो जिससे जब तक इस कैनल में, जो बीच के जो कैनल देख रहे हैं, इस कैनल में अगर जल नहीं आएगा तो बताइए जहाज इस पर चल पाएगा, पानी का शिप वाला जहाज। तो पानी का जो जहाज है इस पर चल जाए, आसानी से आने जाने में कोई कठिनाई ना हो जाए। इसमें जो 12 मीटर जो गहराई है, इसकी गहराई है, तो इसमें पानी मिलनी चाहिए। अब इसमें अगर पानी मिलेगा तो लेयर बनाना पड़ेगा, जो इधर का अटलांटिक महासागर का जो लेयर है, इधर प्रशांत महासागर, तो दोनों को तरफ में जो जल है महासागर, इसको बैलेंस करने के लिए कहते हैं इसमें 3 को द्वार बनाए गए। याद रखिए कितने द्वार हैं, 3 दरवाजे बनाए गए, 3 द्वार हैं। जैसे ही अगर शिप जहाज अटलांटिक महासागर से अगर एंट्री मारती है इस नहर में, तो कहते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा बनाया गया, फाटक। इसमें यहाँ से जल को क्या किया जाता है कि इसमें यहाँ से नीचे जल को जो है यहाँ डालने का प्रयत्न होता है। फिर शिप अंदर एंट्री मारेगा, अंदर एंट्री मारने के बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से जो पानी होगा वो आगे टेला जाएगा, आगे जब पानी आएगा तो फिर यहाँ शिप चल पाएगा और फिर जो है यहाँ पर एक यानी 3 द्वार, एक आगे इधर से अटलांटिक महासागर से एंट्री मारेंगे तब एक द्वार मिलेंगे, एक प्रशांत महासागर से एंट्री मारेंगे तब एक द्वार मिलेंगे और एक बीच में द्वार है। तो 3 द्वार है। याद रखेंगे पनामा नहर पर कुल कितने द्वार है, 3 द्वार। तो ये हम आपको मोटा मोटी पनामा नहर समझा ली। आगे अगर स्वेज नहर की हम बात कर ले तो देखिए ये आपका अफ्रीका है और ये यूरोप और ये एशिया है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये अगर उत्तरी अफ्रीका की बात कर ले, ये नीचे में दक्षिणी अफ्रीका, ऊपर में उत्तरी अफ्रीका। तो उत्तरी अफ्रीका में यहाँ कॉर्नर पर अगर देखें, यहाँ कॉर्नर पर तो एक यहाँ देश है जिस देश को कहते हैं मिस्र। याद रखिएगा इस देश को क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। अब हुआ क्या कि पहले अगर व्यापार करना होता था तो इधर से यूरोप से अगर व्यापार करना होता था भारतीयों को, तो इधर से समुद्री मार्ग धर कर करके ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जो है गुजर कर करके और इधर से भारत आना पड़ता था। चाहे अगर इधर के देश में भी जाना तो इस तरह से जाया करता था, क्योंकि बीच में बीच से कहीं समुद्र का पानी वाला जो है समुद्र बीच से एंट्री नहीं मारा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी एक लैंड मास है। अब ये लैंड मास, ये वाला जो आप देख रहे हैं जल वाला एरिया, ये जो सागर आप देख पा रहे हो, इस सागर को कहते हैं भूमध्य सागर। याद रखिएगा कौन सा सागर बोलेंगे, भूमध्य सागर बोलते हैं। और ये जो मिस्र के इधर में जो ये देख पा रहे हैं ये सागर समुद्र, इसको कहते हैं हम लोग लाल सागर। याद रखिएगा कौन सा सागर बोलते हैं, लाल सागर बोलते हैं। आप नक्शा पर फोकस करते चलिए मेरे साथ। ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है और ये बीच में यहाँ जो देख रहे हैं ये लाल सागर है। लाल सागर के बगल में यहाँ पर जो कॉर्नर पर जो उत्तरी अफ्रीका में देश है, ये देश जो है आपका ये मिस्र है। और याद रखेंगे बगल में इधर साइड में बोले तो ये इजराइल है। अब उस समय में इधर देखें तो इजराइल है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, ये सब पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अब इन लोगों को पेट्रोलियम बेचने के लिए यूरोप के देशों से पेट्रोलियम बेचना पड़ता था, या फिर उत्तरी अमेरिका जैसे देशों से अगर पेट्रोलियम बेचना हो तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। अब ध्यान से समझेंगे बात को। अब यहाँ पर क्या क्या गया कि यहाँ पर मानव निर्मित फिर एक नहर बनाई गई। और याद रखेंगे ये बीच में जो लैंडमार्क का एरिया था, जो इसमें बात करें तो मिस्र के पास में जो लैंडमार्क था, तो इस लैंडमार्क से ही हटा करके इस लैंडमार्क को बीच में एक नहर बनाया गया और ये नहर से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया। याद रखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और ये जो दोनों सागरों को जोड़ने वाली जो नहर है, कैनल है, इसी नहर को ही हम लोग कहते हैं स्वेज नहर। कौन सा नहर कहते हैं, स्वेज नहर। तो स्वेज
नहर भी कहते हैं। याद रखिए सुएज नहर को मिस्र की जहाजी नहर कहते हैं। और इसके अगर लैंड मास की बात कर ले तो जो हटा करके जो नहर का निर्माण किया गया सुएज नहर, तो इसकी अगर बात कर लेते हैं तो कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। याद रखेंगे लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली इस नहर का नाम ही है सुएज नहर। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें इस कैनाल की, अगर ये जो चौड़ाई की बात कर ले तो ये जो चौड़ाई है आपका 60 मीटर है। अगर नीचे गहराई की बात कर ले तो ये 12 मीटर गहरा है। चूंकि गहरा ज्यादा करने के पीछे रीजन भी था कि इसमें जो जल स्तर थे तो वो जल स्तर इधर कम पड़ जाते थे, इधर कम पड़ जाते थे, तो इधर में बैलेंस होने के कारण ये 10 मीटर गहरा है। और इसमें आराम से जो है पानी के बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान सुनेंगे, ये मिस्र के शहर से नजदीक गया है। और एक चीज और, मिस्र को इस सुएज नहर से डेंजर भी है, खतरा भी है। खतरा क्या है कि इसमें क्या है कि अगर नदी में जहाज अगर तेज गति से चले जाए, जैसे अगर इधर से इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है, बाउंड्री के किनारे अगर शहर है, तो अगर जहाज को अगर तेज गति से ले जाया जाएगा तो ये जो पानी का जो धार देख रहे हैं इसको टकराएगा। ये जो तट जो देख रहे हैं, ये कैनाल के किनारे किनारे नहर में जो बाउंड्री होगा इससे टकराएंगे, जिससे शहर में पानी घुस जाएगा कैनाल को तोड़ करके। तो इससे खतरा भी, इसीलिए इसमें बहुत सारे नियम कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई भी जहाज इस नहर के द्वारा अगर पार करेगा, लाल सागर से भूमध्य सागर में जाएगा, तो उसकी जो किलोमीटर होगी वो 12 से लेकर के 15 किलोमीटर की होगी। इसकी ज्यादा गति नहीं हो सकती। ये नहीं है कि 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर स्पीड से जहाज को पार किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो मिस्र बेचारा खतरा में पड़ जाएगा। मिस्र के जो प्रमुख शहर उसमें पानी घुस जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सुएज नहर, तो सुएज नहर आप जान रहे हैं कि इसको बनाया गया है, बीच में पहले लैंडमास थे, लैंडमास को हटा कर करके और इस दोनों सागरों को जोड़ने का काम किया गया। इसीलिए कहेंगे सुएज नहर एक मानव निर्मित मानव निर्मित नहर है, ठीक है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 165 मीटर, कुल चौड़ाई की बात कर ले तो 60 मीटर, गहराई की बात कर ले तो 10 मीटर। और एक चीज खास बात याद रखेंगे कि सुएज नहर विश्व का सबसे लंबा नहर, याद रखना है, सुएज नहर विश्व के सबसे लंबा है। ये नहीं है, चूंकि ये पनामा की बात कर ले तो आपको पहले ही बता दिए कि पनामा की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, कहीं लिखे, हाँ यहाँ लिखे पनामा की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सुएज नहर और पनामा नहर को सीख पाए।